सुप्रभात श्रेया बेटा। चलिए आज हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक जो है हम लोग भारत की खोज में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े ना। अब अगला जो है क्या है, आर्यों का आना। ठीक है, आर्यों का आना हम पढ़ते हैं। चलिए देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के ये लोग कौन थे और कहाँ से आए थे, इसका हमें अब भी पता नहीं है। कहते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, ये कौन से लोग थे और कहाँ से आए थे, इसके बारे में आज भी पता हमें जानकारी नहीं। इसकी जानकारी आज भी मतलब हमें नहीं है। यह संभावना भी है कि इनकी संस्कृति इसी देश की संस्कृति थी। कहते हैं कि यह उम्मीद जताया जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की संस्कृति थी वह इसी देश की संस्कृति थी। ठीक है, उसकी जड़ें और शाखाएं दक्षिण भारत में भी मिल सकती हैं। कहते हैं कि जो इसकी जड़ें हैं ये जो है और शाखाएं, जैसे पेड़ होता है तो जड़ें नीचे भी जाती है और अगल बगल भी फैली हुई होती हैं। तो कहते हैं हो सकता है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृतियों की शाखाएं और जड़ें दक्षिण भारत में भी मिल सकती हैं। कुछ विद्वानों को इन लोगों और दक्षिण भारत की द्रविड़ जातियों एवं संस्कृति के बीच अनिवार्य समानता दिखाई पड़ती है। कहते हैं कुछ लोग कि ये दक्षिण भारत की द्रविड़ जातियों और इनके बीच सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति के बीच समानता दिखाई पड़ती है। ठीक है, द्रविड़ जाति। यदि प्राचीन समय में कुछ लोग भारत में आए भी थे तो यह घटना मोहनजोदड़ो के समय से कई हजार वर्ष पहले घटित हो गई। कहते हैं कि यदि प्राचीन समय में कुछ लोग भारत में आए भी थे, बाहरी लोग आए भी थे, तो यह घटना क्या हुआ होगा बेटा, मोहनजोदड़ो के समय से कई हजार वर्ष पहले घटित होगी। ठीक है, व्यवहारिक दृष्टि से हम उन्हें भारत के ही निवासी मान सकते हैं। कहते हैं कि जब ये लोग इतने पहले से आ चुके थे तो ये लोग भारतीय संस्कृतियों को अपने व्यवहार में, ठीक है, रोज़मर्रा के जीवन में स्वीकार कर चुके थे, तो इसलिए हम इन्हें भारत के ही निवासी मान सकते हैं। ठीक है, फिर है सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि उसका अंत अकस्मात किसी ऐसी दुर्घटना से हो गया जिसकी कोई व्याख्या नहीं मिलती। ठीक है, क्या कर रहे हैं बेटा, कह रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समाप्त होने के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, कहते हैं कि ये अकस्मात ख़त्म, एकाएक जो है ख़त्म हुआ, और कहते हैं इसके बारे में जिसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती कि किस दुर्घटना के कारण यह सभ्यता ख़त्म हुई। जैसे सिंधु नदी, कहते हैं कि सिंधु नदी अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है जो नगरों और गांवों को बहा ले जाती है। कहते हैं सिंधु नदी क्या है, जो है अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है, जो नगरों और गांवों को बहा ले जाती है। यह भी संभव है कि मौसम के परिवर्तन से धीरे धीरे ज़मीन सूख गई हो। देखिए यहाँ क्या बेटा, देखिए दो कारण बताया जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समाप्त होने के कारण क्या है। पहला क्या दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये इसलिए ख़त्म हो गई क्योंकि जो है सिंधु नदी अपने बाढ़ों के लिए बहुत जानी जाती थी। जब बाढ़ आता था तो नगर और गांव को बहा ले जाती थी। तो कहते हैं दूसरी संभावना क्या व्यक्त करते हैं, कहते हैं कि यह भी संभव है कि मौसम के परिवर्तन से धीरे धीरे ज़मीन सूख गई हो और खेती पर रेगिस्तान छा गया हो, और खेतों पर रेगिस्तान छा गया हो, मतलब सूखे के कारण पूरा जो है पानी नहीं हो तो पूरा सूखा सूखा हो गया, पूरा धूल धूल हो गया, खेती करने लायक नहीं रह गया हो, इसलिए लोग वहाँ से छोड़ के चले गए हों। फिर मोहनजोदड़ो के खंडहर अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि बालू की तह पर तह जमती गई। कहते हैं कि मोहनजोदड़ो के खंडहर अपने आप में इस बात का प्रमाण है, मतलब साक्ष्य हैं। खंडहरों को देखने से पता चल जाता है कि इसमें बालू की तह पर तह जमी, ये परत पर परत जमी हुई है, मतलब यह बाढ़ के कारण ही ऐसा हुआ है, जिससे शहर की ज़मीन की सतह ऊंची उठती गई और नगरवासियों को मजबूर होकर पुरानी नींवों पर ऊंचाई पर मकान बनाने पड़े। ठीक है, मतलब क्या हुआ बेटा, बाढ़ से
बढ़ते बढ़ते तपिता बालू जनता गया, लोग अपने घरों को बढ़ाते ऊपर चले गए। फिर और नगरवासियों को मजबूर होकर पुरानी नींवों पर ऊंचाई पर मकान बनाने पड़े। खुदाई में निकले कुछ मकान 2 या 3 मंजिले जान पड़ते हैं। कहते हैं कि खुदाई में कुछ मकान ऐसे भी हैं जो 2-3 मंजिले दिखाई पड़ते हैं। वे इस बात का सबूत हैं कि सतह के ऊंचे उठने के कारण समय समय पर उनकी दीवारें भी ऊंची ऊंची उठाई गई हैं। मतलब बाढ़ के कारण बेटा, जब जब बाढ़ आती थी तो बालू से भर जाता था, तो जब सब उतना हिस्सा भर जाता था तो लोग क्या करते थे, अपने घरों को और ऊंचा बनाते थे, फिर ना उससे और ऊंचा कर लेते थे। कहते हैं इस बात के सबूत मिलते हैं। हम जानते हैं कि सिंधु का सूबा पुराने समय में बहुत प्रसिद्ध और उपजाऊ था। कहते हैं कि हम लोगों को पता है कि जो है सिंधु का सूबा मतलब क्षेत्र, प्रांत या प्रदेश पुराने समय में बहुत समृद्ध और उपजाऊ था, बहुत संपन्न और उपजाऊ था। वहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी बेटा। पर मध्य युग के बाद यह ज़्यादातर रेगिस्तान रह गया। लेकिन कहते हैं कि धीरे धीरे यह क्या हो गया, रेगिस्तान में बदलता चला गया, मतलब सूखा पड़ता चला गया। इसलिए यह मुमकिन है कि मौसमी परिवर्तनों ने उन इलाकों के निवासियों और उनके रहन सहन की पद्धति को प्रभावित किया हो। कहते हैं इसलिए यह संभावना व्यक्त की जाती है कि मौसमी परिवर्तनों ने उन इलाकों के निवासियों और उनके रहन सहन की पद्धति को प्रभावित किया हो। लेकिन मौसम के परिवर्तनों का प्रभाव दूर दूर तक फैली इस नागर सभ्यता के अपेक्षा के छोटे हिस्से पर पड़ा होगा। कहते हैं लेकिन मौसम परिवर्तन का प्रभाव छोटे हिस्से पर होना चाहिए, जबकि यह तो पूरा के पूरा पूरी सभ्यता ही प्रभावित हो गई। हमारे पास इस बात पर विश्वास करने के कारण तो हैं कि यह सभ्यता गंगा घाटी तक या संभवतः उससे भी दूर तक फैली थी, पर इस बात का फैसला करने के लिए हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं हैं। कहते हैं कि हम इस बात पर संभवतः हमें इस बात का विश्वास करने का कारण तो है कि यह सभ्यता, ठीक है, कहते हैं कि यह सभ्यता जो है सिंधु से लेकर गंगा घाटी तक फैली होगी, लेकिन कहते हैं कि इस बात के पर्याप्त आंकड़े या साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ठीक है, वह बालू जिसने इनमें से कुछ प्राचीन शहरों पर छाकर उन्हें ढक लिया था, उसी ने उन्हें सुरक्षित भी रखा। ठीक है, वह बालू जिसने इनमें से कुछ प्राचीन शहरों पर छाकर उन्हें ढक लिया था, ठीक है, मतलब धीरे धीरे जो है कुछ शहर डूबते चले गए तो ऊंचाई बढ़ती चली गई, तो धीरे धीरे बाढ़ का प्रभाव वहाँ कम हो गया, तो लोग बच गए। ठीक है, उसी ने उन्हें सुरक्षित भी रखा, जबकि दूसरे शहर और प्राचीन सभ्यता के प्रमाण धीरे धीरे नष्ट होते रहे और समय के साथ खंड खंड हो गए। कहते हैं कि ये जो प्राचीन शहर का था, उन्हें उसे सब पर छा कर ढक लिया, तो कहते हैं ये ढकने के कारण ही क्या हुआ बेटा, जो मकान ये सब बावलों से ढकते चले गए, तो आज वो खोदने पर सुरक्षित मिल रहे हैं। अगर वो ढकते नहीं ऐसे तो खुले जगह पे होते तो धीरे धीरे वह क्षरण उनका हो गया होता। ठीक है, वो समाप्त हो गए होते। फिर सिंधु घाटी सभ्यता और बाद के कालखंडों के बीच निरंतर संबंध के साथ ही इस सिलसिले के टुकड़े के या इसमें अंतराल के प्रमाण भी मिलते हैं। ठीक है, कहते हैं कि कालखंडों के बीच निरंतर संबंध हो, इन जो समय के खंड अलग अलग समयों के बीच का जो संबंध है, उनके साथ साथ कहते हैं कि इनके बीच टूटने के भी प्रमाण मिलते हैं। यह टूटना इस बात का भी सूचक है कि बाद में आने वाली सभ्यता भिन्न प्रकार की थी, मतलब थोड़ा थोड़ा परिवर्तन भी होता गया। तो कहते हैं कि हो सकता है ये टूटने का सूचक यह है कि बाद में आने वाली सभ्यता जो है दूसरी सभ्यताएं भी वहाँ आई रही होंगी, विकसित हुई होंगी, इसलिए उनमें अंतर, संस्कृतियों में थोड़ा अंतर भी मिलता है। बाद में आने वाली इस सभ्यता में शुरू में संभवतः कृषि की बहुतायत थी, गोकी नगर और थोड़ा बहुत शहरी जीवन भी मौजूद था। कहते हैं कि बाद में आने वाली इस सभ्यता में शुरू जो इस सभ्यता विकसित हुई, कहते हैं शुरू में यह संभवतः कृषि की बहुतायत थी, मतलब यहाँ पर लोग ज़्यादातर प्रारंभ में, सभ्यता के प्रारंभ में लोग क्या बेटा, कहते हैं कि प्रारंभ में तो लोग जो है कृषि ही की बहुतायत, मतलब ज़्यादातर लोग कृषि ही, खेती ही करते थे। गोकी नगर और थोड़ा बहुत शहरी जीवन भी मौजूद था। कहते हैं उसके साथ ही साथ नगर भी था और थोड़ा बहुत शहरी जीवन भी वहाँ पे मौजूद था। ठीक है, विद्यमान था, मतलब शहर भी था और जो है शहरी जीवन का भी वहाँ प्रमाण मिलता है। खेतिहर पक्ष पर जोर शायद
उन नवा आगंतुकों ने दिया होगा। कहते हैं कि खेती की पर जो है खेती पर ध्यान उन लोगों ने दिया होगा जो नए नए आए हुए थे, मतलब जो लोग बाहर से यहाँ दूसरी सभ्यता के लोग आए, दूसरे लोग यहाँ पर आए, वो लोग शुरू शुरू में जो है खेती पर अधिक बल दिए। जो आर्य थे और उत्तर पश्चिमी दिशा से भारत में एक के बाद एक कई बार में आए। कहते हैं कि वो नवागंतुक मतलब जो नए नए लोग आए, बाहरी लोग आए हुए थे, कहते हैं वो आर्य थे। और कहते हैं वो धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा से भारत में एक के बाद एक कई बार में आए, मतलब आर्य धीरे धीरे कई बार में भारत में आए। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ। कहते हैं कि ऐसा माना जाता है कि आर्यों का जो प्रवेश है वो सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ। ठीक है, कहते हैं सिंधु घाटी युग के 1000 वर्ष बाद आर्य लोग वहाँ पर आए। यह भी संभव है कि इनमें इतना बड़ा समय का अंतर न रहा हो और पश्चिमोत्तर दिशा से भारत में एक कबीले और जातियाँ समय समय पर आती रही हों और भारत में जज्ब होती रही हों। कहते हैं कि यह भी हो सकता है कि इनमें इतना मतलब जो कहते हैं कि 1000 साल का अंतर है सिंधु घाटी और आर्यों के बीच का, तो कहते हैं हो सकता है यह सब अंतर कम भी हो या कम रहा हो और ये जो आर्य लोग हैं भारत में कबीले और जातियां समय समय पर आती रही हों, मतलब समय समय पर घूमते टहलते यहाँ पे आ रहे थे। और भारत में क्या हुआ बेटा, धीरे धीरे लोग आते गए और भारतीय संस्कृतियों में मिलते चले गए, जज्ब होती रही, मतलब ये संस्कृतियाँ भारतीय संस्कृति में मिलती चली गई। सबसे पहला बड़ा सांस्कृतिक समन्वय और मेल जोल बाहर से आने वाले आर्यों और उन द्रविड़ जाति के लोगों के बीच हुआ जो संभवतः हिंदू घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि थे। कहते हैं कि सबसे बड़ा जो है सांस्कृतिक समन्वय, समन्वय मतलब बेटा कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे में समाहित होना, और मेल जोल बाहर से आने वाले आर्यों। कहते हैं कि सबसे बड़ा सांस्कृतिक समन्वय किनके बीच हुआ, जो बाहर से आर्य और द्रविड़ लोग आए थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि, मतलब जो इन्होंने उसका अगुवाई किया, ठीक है, या प्रतिनिधि थे या नेता थे, मतलब सबसे आगे थे। इसी समन्वय और मेल जोल से भारतीय जातियों और बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ। कहते हैं यही जो है आप एक दूसरे में जो है मिलने की जो है भावना ने और मेल जोल ने भारतीय संस्कृतियों और भारतीय जातियों और बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ। कहते हैं इसी समन्वय और मेल जोल से भारतीय जातियों और बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ। बुनियादी मतलब जिसकी नींव बहुत मजबूत हो, जिनमें दोनों सभ्यताओं के तत्व साफ दिखाई पड़ते हैं। कहते हैं कि जिनमें आर्यों और द्रविड़ दोनों के जो है क्या दिखाई पड़ते हैं, मतलब दोनों सभ्यताओं के तत्व साफ दिखाई पड़ते हैं। बाद की युगों में और भी जातियां आईं, सबने अपना प्रभाव डाला और फिर यही घुल मिलकर रह गए। कहते हैं बाद में भी बहुत सी जातियां यहाँ पर आई और सभी ने अपना प्रभाव इन जो है भारतीय सभ्यताओं पर डाला और धीरे धीरे भारतीय सभ्यता पर डाला और धीरे धीरे वो खुद जो है इसमें घुल मिलकर इसी में समाहित हो गई, मतलब इसी सभ्यता में समाहित हो गए। देखिए आप इसको जो है अपने से भी खूब अच्छे से इसको पढ़िए और उसके बाद मैं आप देखिए पढ़ा देने के बाद मैंने सारा चीज़ बता दिया आपको। हमें उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो मैं इससे संबंधित आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और उत्तर दीजिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न लिखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बारे में लेखक ने क्या राय दी है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के संदर्भ में लेखक ने क्या संभावना व्यक्त की है, क्या संभावना व्यक्त की है, ठीक है। अब दूसरा लिखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के समाप्त होने के संदर्भ में कौन सी दो मान्यताएं इस पाठ में उजागर की गई हैं, विस्तार में लिखिए।
तीसरा है भारत में आर्यों के प्रवेश के संदर्भ में लेखक ने क्या संभावना व्यक्त की है। और भारतीय संस्कृति के विकास में किनका महत्वपूर्ण योगदान है। यही 3 प्रश्न है। इन्हीं 3 प्रश्नों को आप लिखिए और आज ही इसका उत्तर लिख करके आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे पास भेजिए। ठीक है बेटा, नमस्कार।